इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको संसदीय कार्रवाई का वह समय बताए थे जो लंच से पहले था, यानी प्रश्नकाल और शून्यकाल, उसके बाद लंच हो गया था। लंच के बाद जो 2 से 6 का समय होता है उसमें विभिन्न प्रकार की चर्चाएं तथा प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो हम आज उसी की चर्चा करेंगे, संसदीय प्रस्ताव को। ये प्रस्ताव कब आते हैं? संसद में लंच के बाद। प्रश्नकाल खत्म हुआ, शून्यकाल खत्म हुआ, लंच हुआ। लंच के बाद यानी 2 PM से 6 PM के बीच में संसद के प्रस्ताव लाए जाते हैं, विभिन्न प्रस्ताव। तो चलिए हम एक एक करके जितने भी प्रस्ताव है पहले उसको समझते हैं, चाहे वो विशेषाधिकार हो, धन्यवाद प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव हो, अल्पकालीन चर्चा हो, आधे घंटे की चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, बुलेटिन, ये सब चीजें को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? ये कोई संसद का सदस्य ला सकता है। कब लाता है? जब कोई मंत्री ने उसको जो जानकारी दी वो अधूरी जानकारी दिया, या फिर वो जानकारी छुपा लिया। जैसे मान लीजिए हमने रक्षा मंत्री से पूछा कि राफेल का रेट क्या था या राफेल में क्या था, और वो जानकारी पूरी तरह से नहीं दी है, तो इसके खिलाफ हम लोग को क्या लाना पड़ता है? संसद सदस्य को, वो सदस्य को लाना होता है। कौन सा प्रस्ताव? विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है अध्यक्ष की सहमति से, तो उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होती है। तो ये क्या होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव? जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है तब इसको लाया जाता है। अब समझते हैं हम लोग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये जरूरी होता है, ये बहुत बार लाया जाता है, सबसे ज्यादा हम तो कहते हैं यही लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? आप खुद सोचिए, एक मंत्री रहता है, उसको पूरे देश को देखना है। जैसे रेल मंत्री को पूरे हिंदुस्तान के रेल को देखना है। एक मंत्री के पास में पूरा डिपार्टमेंट होता है। जैसे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनको क्या पता कि किस गांव का किस एरिया की सड़क टूटी हुई है, या रेल मंत्री को क्या पता कहाँ का प्लेटफॉर्म छोटा है उसे बड़ा करना है, कहाँ कौन सी सुविधा। तो ये पूरी जानकारी एक व्यक्ति के पास, वो कोशिश करता है पर आ नहीं पाती है, इसलिए उस क्षेत्र का सांसद वहां खड़ा होता है संसद में, मतलब अब ये प्रस्ताव लाता है, उसे कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यानी उस मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना है कि भैया देखिए यहाँ भी एक समस्या। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो उस जगह का जो सांसद होगा वो उस मंत्री का ध्यान आकर्षित कराएगा कि भैया हम पटना के सांसद है, गांधी सेतु पे इतना भयानक जाम लगता है कि कोई मरीज अगर जाम में फंस गया, उस पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो जाम खत्म होने से पहले उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, वही मर जाएगा, तो एक नया पुल बनाइए। तो ये सब टाइप का जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कौन लाता है? कोई भी सदस्य ला सकता है, किसी लोकहित या सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए। भैया आप इस पे काम कीजिए, हमारे एरिया में सड़क बनाइए, स्कूल बनाइए। अब बताइए, सड़क मंत्री से थोड़ी कहिएगा कि स्कूल बनाइए, तो संबंधित मंत्री को सूचना देना होता है। अब ये हो गया स्थगन प्रस्ताव, इसको समझिए, बहुत जरूरी है। कार्य स्थगन प्रस्ताव भी इसे कहते हैं। इसे स्थगन प्रस्ताव को एक और नाम है कार्य स्थगन प्रस्ताव। ये जब लाया जाता है ना, तो कोई भी चर्चा चल रही है उसको तुरंत रोक दिया जाता है। ये कब लाया जाता है? किसी आकस्मिक मुद्दे पर, किसी आपातकालीन स्थिति पे। जैसे संसद में अभी चर्चा चल रही थी, नॉर्मल चर्चाएं चल रही थी CA और NRC के बारे में, तब तक अचानक कोरोना कूद गया, तुरंत आ गया कार्य स्थगन प्रस्ताव कि भैया ये सारा चीजों को क्या करिए, खत्म करिए, बजट सत्र में जो कोरोना है पहले इससे निपटिए। तो जो स्थगन प्रस्ताव होता है, जब ये लाया जाता है तो जो कार्य पहले से चल रही होती है या जो चर्चा पहले से चल रही होती है उस चर्चा को रोक दिया जाता है, और इस आपातकालीन यानी आकस्मिक मुद्दे, इमरजेंसी इशू पर चर्चा चालू हो जाती है कि क्या करना चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा की सप्लाई विदेश के लिए तत्काल मोदी जी ने 15 मार्च को रोक दिया था, विदेशी फ्लाइट को रोक दिया था, ट्रेन रोक दिया। तो ये सब चर्चाएं होने लगती है स्थगन प्रस्ताव। अब देखिए, मत पता चला कोनो स्थगन प्रस्ताव ले आ देगा, कहेगा खड़ा होकर, ए भाई 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 स्थगन प्रस्ताव का लिए, तो हमें भैंस को खूंटा पे से उखाड़ ले लो, तो इस पे स्थगन प्रस्ताव आएगा। तो जरूरी यही है कि इसका मिसयूज ना हो। तो इसका मिसयूज रोकने के लिए नियम बना दिया गया कि स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। और एक बार स्थगन प्रस्ताव आ गया तो इस पर 2.5 घंटे तक चर्चा चलती है। कितने घंटे चर्चा चलेगी? 2.5 घंटा चर्चा चलती है। इस पर 2.5 घंटा चर्चा चलती है। समझा गया आप लोग को ये? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के इसके और समझाते हैं आगे का प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में आप देखें कि कार्य स्थगन प्रस्ताव जब आता है तो उस पर 2.5 घंटे चर्चा की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्य स्थगन के प्रस्ताव चर्चा कितने घंटे की होती है? तो 2.5 घंटे की। लेकिन फंस जाइएगा, आपसे कह देगा कि अल्पकालीन चर्चा कितने घंटे की होती है। तो देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव के समान ही होता है ये भी अल्पकालीन चर्चा। अब देखिए, ये इस पर चर्चा जो होती है 2 घंटे की होती है। देखिए होता क्या है कि कोई भी मुद्दा है, जैसे कोरोना, एकदम सीरियस मैटर है, और भारत में जो असहिष्णुता चल रही है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी एक
ही सीरियस है, लेकिन ये कोरोना जैसे सीरियस नहीं है, लेकिन कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, ये धीरे धीरे फैल रहा है, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। कुछ और भी चर्चा, जैसे जलवायु परिवर्तन दिख रहा है, बिना मौसम की बरसात हो रही है, अप्रैल महीना मार्च महीना में बरसात का समय नहीं, तो देखिए एकदम सीरियस है तो कार्य स्थगन प्रस्ताव आएगा, जैसे कोरोना जैसा। नॉर्मल सा सीरियस है, जैसे असहिष्णुता, मार धाड़, ऊंच नीच, जाति प्रथा, तो उस पे जाएगा अल्पकालीन, इस पे 2 घंटा चर्चा कराइए। अब एकदम नॉर्मल है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये पर्यावरण वगैरह को लेकर, तो उस पर आधे घंटे की चर्चा, तो इस पे ध्यान रखिएगा। कार्य स्थगन पर 2.5 घंटे, अल्पकालीन, वो अल्पकालीन मामले पे जो चर्चा होती है वो 2 घंटे, और आधे घंटे की चर्चा आधे घंटे की। विषय सबका सेम रहता है, सार्वजनिक महत्व का, इसका भी सार्वजनिक महत्व का, कार्य स्थगन का भी सार्वजनिक या आपातकालीन महत्व का। तो देखिए अल्पकालीन चर्चा 2 घंटे के लिए कराई जाती है सार्वजनिक महत्व के विषय पर। अध्यक्ष इसके लिए सप्ताह में 3 दिन का समय निकालते हैं, तो सप्ताह में शुरुआत का 3 दिन अल्पकालीन चर्चा करा देते हैं, और इसको देखिए आधे घंटे की चर्चा, सेम इसमें भी आधे घंटे चर्चा होती है सार्वजनिक महत्व पर। अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 दिन दिया जाता है, तो अध्यक्ष क्या करते हैं, शुरुआत में ये 3 दिन दे देते हैं अल्पकालीन चर्चा के लिए, और 3 दिन दे देते हैं आधे घंटे की चर्चा के लिए। ये समझ में आ गया आप लोग को? तो अभी 5 तरह के प्रस्ताव देख लिए, समझ गया। अब हम समझते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। ये इसी साल हुआ था 2019 में, 19 में 20 में, हर साल होता है धन्यवाद प्रस्ताव। समझिए क्या होता है, आप याद कीजिए, हम आपको राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में पढ़ाए थे, और आप नहीं देखे हैं अभिभाषण तो, और विशेष अभिभाषण तो 8-10 मिनट का वीडियो उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं, कब? हर साल पहली बैठक। तो साल की पहली बैठक आपको बजट सत्र में पढ़ा दी है, साल की जो पहली बैठक होती है वो बजट सत्र होती है। तो राष्ट्रपति साल की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र, या नई लोकसभा जो 5 साल के बाद चुनाव के आती है, उसमें वो क्या करते हैं, अपना अभिभाषण देते हैं, विशेष अभिभाषण। उसमें हम आपको समझाए थे कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण खुद राष्ट्रपति नहीं लिखते, बल्कि वो मंत्रिपरिषद का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति आकर उसे पढ़ते हैं, राष्ट्रपति तो उसे केवल आकर पढ़ देते हैं, समझ में गया? यानी राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो किसने लिखा है? मंत्रिमंडल ने लिखा है। इसका मतलब अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ हुई तो मंत्रिमंडल की तारीफ, और राष्ट्रपति के अभिभाषण को कोई रिजेक्ट कर दिया, मंत्रिमंडल के भाषण को रिजेक्ट कर दिया। तो ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात, जब वो अभिभाषण देके चले जाते हैं तो उस पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है कि बहुत अच्छा राष्ट्रपति ने किया है। मतलब राष्ट्रपति ने नहीं, मंत्रिमंडल ने बहुत अच्छा काम किया है, वो तो राष्ट्रपति पढ़ के गए। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है। विपक्ष कहती है फालतू काम किया है, ये है वो है, पक्ष कहती है ऐसी बात। अब इस पर बात समझिए, धन्यवाद प्रस्ताव जब पारित किया जाता है ना, तो कम से कम 50% लोगों की सहमति चाहिए संसद के अंदर। अब बताइए, सरकार चलाने के लिए भी 50%, और धन्यवाद प्रस्ताव चालू करने के लिए भी 50%। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, यानी मंत्री लोगों के फेवर में 50% लोग नहीं है, तब आप बताइए मंत्री को क्या जरूरत है सरकार चलाने की? इसका मतलब मंत्री के पास ज्यादा समर्थन नहीं है। तो जब कभी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद जब मतदान होता है और धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया तो ठीक है, और अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है कि भैया हमारा भाषण अस्वीकार हो गया। और इसी का फायदा उठाकर जो विपक्ष होती है तुरंत ले आ देती है अविश्वास प्रस्ताव और सरकार को गिरा देती है। तो याद रखिएगा, धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं कर पाई सरकार तो केवल मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है, लोकसभा भंग नहीं होती है, नहीं चुनाव कराना पड़ता है। चुनाव तभी कराना होगा जब क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है। तो दोनों बात बराबर है। अगर राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी धन्यवाद प्रस्ताव सरकार पारित नहीं करा पाई तो विपक्ष तुरंत समझ जाएगी कि इनके पास 50% से ज्यादा सीट नहीं है। एक काम करते हैं, मंत्री को तो गिरा दिए और तुरंत ला देगी अविश्वास प्रस्ताव की, गिन के दिखाइए 50% है कि नहीं, नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। समझ में गया? वो जस्ट हम समझेंगे क्या होता है फ्लोर टेस्ट। तो ये समझिए, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब देते हैं? बजट सत्र में या नई लोकसभा में देते हैं। इसे 50% से अधिक मत से पारित करना होता है, अन्यथा मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। लेकिन आप समझिए, चुनाव नहीं होगा, थोड़ा देर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे विपक्ष इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा मौका थोड़ी गंवाने देगा। तुरंत कहेगा नहीं, साबित कीजिए कि आपके पास बहुमत है। बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा सीट, क्योंकि विपक्ष जान लिया है कि
जब आपको आधा सीट चाहिए था धन्यवाद पारित कराने के लिए, आप ये नहीं पारित करा पाए, मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा, तो आपकी सरकार गिराने के लिए भी बहुत है मेरे लिए, इतना तुरंत लाएगा अविश्वास कि हमको आप पर विश्वास नहीं है, आप फिर गिन के दिखाइए 50% सीट। समझ आ गया? अब हम उसको समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं निंदा प्रस्ताव क्या होता है, बाकी अन्य प्रस्ताव के। आप देख लिए कि राष्ट्रपति का जो धन्यवाद प्रस्ताव है, अगर वो पारित नहीं हो पाया तो मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। एक और कंडीशन है जब मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, जब कोई मंत्री अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध क्या ला दिया जाता है, निंदा प्रस्ताव, कि हम इसकी निंदा करते हैं, फालतू मंत्री है। अब ये निंदा प्रस्ताव को भी ना 50% से अधिक मत से पारित करना पड़ता है। अगर किसी मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, इसका मतलब वो मंत्री के खिलाफ में 50% से ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब सरकार का फेवर करने वाले बहुत कम है, तो निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने का मतलब भी होता है कि सरकार अल्पमत में है और मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन चुनाव दोबारा नहीं होता है, चुनाव तभी होगा जब तक अविश्वास प्रस्ताव न आए। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव का न पारित हो पाना, निंदा प्रस्ताव का पारित हो जाना, ये सब दिखाता है, ये इंगित करता है कि सरकार अल्पमत में आई है और इसी का फायदा उठा लेती है, विपक्ष तुरंत ले आ देती है अविश्वास प्रस्ताव। तो आप अभी अविश्वास प्रस्ताव पे नहीं जाते हैं, अभी हम लोग 7वां प्रस्ताव देखते हैं, निंदा प्रस्ताव। समझ में आ गया होगा? ये क्या होता है, समस्त मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है और 50% से अधिक मत से पारित करना पड़ता है। अगर ये पारित हो गया तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। ये कब लाया जाता है? ये तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा होता है। तो निंदा प्रस्ताव, अब जरा सोचिए कि सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है और निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए 50% वोट चाहिए, यानी सरकार के खिलाफ 50% से ज्यादा लोग हैं। यही फायदा उठाती है विपक्ष और ला देती है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा विश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं, फ्लोर टेस्ट क्या होता है। देखिए, संविधान में कहा गया है कि सरकार में आप तभी रहेंगे, तभी आपकी सरकार रह पाएगी जब आपके पास 50% सीट रहना चाहिए। 50%, मोर देन 50%, समझ में गया? 50% चलेगा, मोर देन 50%। तो ये आपके पास क्या रहनी चाहिए, आपके पास सीटें रहनी चाहिए। इसी 50% से ज्यादा सीट को हम विश्वास मत कहते हैं या बहुमत कहते हैं, बात एक ही चीज है। तो देखिए, बहुमत या विश्वास मत अगर आपसे कोई पूछे तो सीधा कहिएगा भैया 50% को बहुमत या विश्वास मत कहते हैं। अब आप बताइए, आपको लोकसभा पढ़ा दी है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। अब 545 का 50% निकालिएगा तो 273 आता है। आप निकाल के देखिएगा 272 आएगा, तो 72 आदमी कैसे आएगा, काट के आएगा, आधा पूरा ले आए भैया 73 हो जाएगा। तो 545 अभी वर्तमान में है, तो वर्तमान में हमारे लिए बहुमत कहिए या विश्वास मत कहिए, 50% कितना होता है? 273। ये देश की लोकसभा के लिए होता है। अब ऐसे अगर आप बिहार की बात करिएगा तो बिहार में 243 सीट है। अब 243 में अगर आप बहुमत या विश्वास मत देखिएगा तो 243 का आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? 50%। तो वहां सरकार चलाने के लिए आपके पास 122 सीट चाहिए। अब अलग अलग राज्यों में आप निकाल लीजिए, आप जिस राज्य के हैं आप उस राज्य का बहुमत यानी विश्वास मत निकालिए। तो सरकार चलाने के लिए स्पष्ट कहा गया है कि सरकार आप तभी चला सकते हैं जब आपके पास बहुमत या विश्वास मत है। लेकिन अगर संसद को आभास हो गया, अगर विपक्षियों को आभास हो गया कि इनके पास बहुमत नहीं है, तुरंत याद देंगे सबकी हमको आप पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जान गए सब। देखिए, मान लिया कि भारत में बहुमत कितना पे होता है? 273। मान लिया कि किसी पार्टी के पास 250 सीट है, एक काम करता है वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन कर देता है कि भैया तुम भी 50% सीट, 50% सीट तुम्हारे पास है, 50 मेरे पास है, चलो हम लोग मिलकर सरकार बना लेंगे, गठबंधन की सरकार। तो 250 इसके पास था, 50 से गठबंधन कर दिया, 300, सरकार चलने लगी। लेकिन जब सरकार कुछ दिन चलने लगती है ना, तो बीच में मतभेद हो जाने लगता है, तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है। तो इसी में विपक्ष आके इसको कहता है हट जाए, हट जाए, सरकार गिरा दे, हट जाएगा, विपक्ष को भाग जाएगा कि अरे भैया हट गया है। विपक्ष तुरंत लाएगा क्या चीज? अविश्वास प्रस्ताव के, हमको आप पर विश्वास नहीं है, नॉन कॉन्फिडेंशियल, नॉन कॉन्फिडेंट, तो ये हमें आपको विश्वास नहीं है। और तो विपक्ष को पहले से आभास हो गया कि इसका गठबंधन वाला हट गया है, ले आओ यही मौका, बढ़िया चौका लगा दो, आइए विपक्ष ले देती है। तो अब इसमें जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो उन्हें दिखाना पड़ेगा अपना क्या चीज? विश्वास मत। विश्वास मत को ही क्या कहते हैं? बहुमत। बहुमत मतलब 50%। अब वो बेचारे कैसे 50% लाएंगे? उनके पास तो 250 था। समझ में गया? एक कल्पना की तरफ बता रहे हैं, वो 250 था। समझ में गया? तो समझिए, अब आपसे कहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा की राज्यसभा?
ये 545 क्या चीज है? लोकसभा में। जब भी याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और विपक्ष लाती है, समझा गया? विपक्ष को लाना होता है। इसमें जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सरकार जो चला रहा होता है उनको फिर से सिद्ध कराना पड़ता है कि भैया हमारे पास आधे से ज्यादा सीट है। एक बात बताइए, डेली डेली अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा तो बेचारा डेली डेली तो सीधे करते रहेगा। इसलिए कह दिया गया संसद के साल में 3 सत्र होते हैं ना, तो किसी एक सत्र में आप 1 बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो लोकसभा में विपक्ष लाती है और एक सत्र में 1 ही बार ला सकती है। इस अविश्वास प्रस्ताव का मिसयूज न हो इसलिए अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तभी कराएगा जब तक कम से कम लोकसभा के 50 सांसद लिखित सहमति न दे दे कि हाँ हम इस सरकार के खिलाफ हैं, इसका हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, ये सरकार चलाने लायक नहीं है। समझा गया? तो पहला एक सत्र में 1 बार आता है, कम से कम 50 लोगों की सहमति चाहिए लोकसभा के सांसद को, और ये लिखित दे देंगे। जिस दिन ये 50 लोग लिखित दे देंगे अध्यक्ष को, तो अध्यक्ष पे यह दबाव बन जाता है कि 10 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 10 दिन के अंदर वो फिक्स कर दे किस तारीख को, मैक्सिमम उसको टाइम 10 दिन दिया गया, वो 7वें दिन करे, 9वें दिन करे या 10वें दिन करे, तो वो 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा कराए कि भैया सरकार, नेता जो है प्रधानमंत्री, आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो इनको कह दिया जाएगा विपक्ष को कि आप बताइए आप काहे नाराज है, तो बता देगा नाराज है, 15-15 लाख रुपया बोले थे नहीं दिए, ये है वो, अपना जो भी बोले। फिर इधर से प्रधानमंत्री उठते हैं, वो अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं, बात विचार चर्चा हो जाती है। अब लंच हो जाता है, लंच के बाद आते हैं लोग तो कहते हैं और किसी को कुछ कहना है नहीं, तो अध्यक्ष कहते हैं मतदान होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव 50% से ज्यादा पारित हो गया तो गई सरकार, अब फिर से चुनाव होगा। समझ गए? तो देखिए 10 दिन के अंदर चर्चा करानी होती है। अगर 50% से अधिक मत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है और पुनः चुनाव कराना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत लोगों की इससे सरकार गिरी थी। तो अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कम से कम 50 लोगों की सहमति चाहिए। ये जब भी आएगा लोकसभा में आएगा, 10 दिन के अंदर चर्चा करानी होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव हो पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। देखिए मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद, मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तब मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव में। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। समझ आ गया? इतना तक समझ में आ गया? अभी आगे समझाते हैं। पहले इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में और समझाते हैं। कब कौन लाया था, पहली बार कब लाया गया था, कितने के विरुद्ध लाया गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में समझ गए आप लोग? देखिए पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसमें बड़ा लड़का लोग कंफ्यूज हो जाता है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। अब इसमें कंफ्यूज क्या हो जाता है लोग? ये जो अविश्वास प्रस्ताव था जेबी कृपलानी ने लाया था। अब किसके विरुद्ध लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब लड़का मार देता है पहला अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लाया था, सरकार जवाहरलाल नेहरू की थी। उस सरकार को गिराने के लिए पहला अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने लाया था, लेकिन सरकार गिर नहीं पाई थी। नेहरू ने अपना दिखा दिया था विश्वास मत। सर अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। आप यकीन कीजिएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था लेकिन पारित नहीं हो पाया। अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है? 27 बार। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध आया था, कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। एक भी बार उनकी सरकार को बहुमत न होने के कारण नहीं गिरा पाया गया था। समझ आ गया आप लोग को? सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध। अब अविश्वास प्रस्ताव का ठीक उल्टा होता है विश्वास प्रस्ताव। आपको अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हम सब कुछ बता दिए। अब समझते हैं हम लोग 9वां प्रस्ताव कौन सा हो गया? विश्वास प्रस्ताव। देखिए नंबरिंग से कोई मतलब नहीं, आगे पीछे हो सकता है। विश्वास प्रस्ताव समझते हैं। विश्वास प्रस्ताव से पहले विश्वास प्रस्ताव को हम फ्लोर टेस्ट या कॉन्फिडेंशियल टेस्ट भी कहते हैं। इससे पहले आप समझिए विश्वास मत क्या होता है। अभी जस्ट समझाए थे विश्वास मत या बहुमत किसे कहते हैं? 50% सीट को या 50% संख्या को हम क्या कहते हैं? बहुमत। अभी लोकसभा में 545 है वर्तमान में, तो इसका 50% कितना होगा? 273। तो जिसके पास 273 है आप कहिए कि उसके पास विश्वास प्रस्ताव है, उसके पास विश्वास मत है या बहुमत है या जो कहिए सब कुछ है, उसके पास फ्लोर टेस्ट है, उसके पास सब कुछ है। समझ में गया? तो अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्ष लाती है तो पक्ष बताएगी ना भैया हमारे पास बहुमत है यानी विश्वास मत है, तो ये लोकसभा में लाया जाता है। किसके द्वारा? पक्ष द्वारा लाया जाता है। इसमें क्या सिद्ध करना होता है? बहुमत सिद्ध करना होता है। दिखाना पड़ता है कि भैया हाथ उठाओ कौन कौन हमारे साथ है, या वोटिंग दिखाई जाती है कि हमारे पास 273 है। अगर पारित हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार वैसी की वैसी चलती रहेगी। 27 बार पारित हुआ है, कहाँ किसी की सरकार गिरी है? 4 आदमी की सरकार गिर गई है।
समझ में गया? तो वैसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उनकी संख्या 27 है। मतलब 27 प्रधानमंत्री नहीं, अब देखिए इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार आ गया, तो अब क्या 15 प्रधानमंत्री गिनिएगा उनको, यानी 27 बार भारत में अविश्वास प्रस्ताव अब तक के डेट में लाया गया है। लेकिन 4 बार ही ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री विश्वास मत साबित नहीं कर सके। अविश्वास प्रस्ताव आया तो आप विश्वास साबित कीजिए, लेकिन अविश्वास साबित नहीं कर पाए। कौन कौन? तो वैसे प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, तो उसमें थे आपके चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर बलिया वाले, अटल बिहारी वाजपेयी। बेचारा अटल बिहारी वाजपेयी की समय एक वोट से सरकार गिरी थी, 272 तक वो दिखा दिए थे, तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनकी सरकार गिर गई थी। तो ये आप समझ गए अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास अविश्वास समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं आगे कटौती प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव के बारे में आपको बता दिए, अब समझते हैं कटौती प्रस्ताव। ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार का होता है। कटौती क्यों की जाती है? बहस बहुत ज्यादा होने लगती है ना, तो बहस को रोकने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, बहस रोक के मतदान कराने के लिए। कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है साधारण कटौती। साधारण कटौती में क्या होता है, जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा हो गया, आधा घंटा से चर्चा हो रहा है कि भैया आप रोकिए, बहुत चर्चा हो गया, विधेयक पर मतदान कीजिए और पारित कीजिए, तो चर्चा को रोककर उस पर मतदान कराने के लिए जो प्रस्ताव लाते हैं उसे कहते हैं कटौती प्रस्ताव, साधारण कटौती। तो पहला कटौती समझ में आ गया, साधारण कटौती। साधारण कटौती समझ गए, चर्चा को रोककर मतदान करने लगे तो इसे कहते हैं साधारण कटौती। अब अगला समझिए घटकों में कटौती क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, उस विधेयक में कुल 20 ठो प्रावधान है, 20 ठो क्लॉज जोड़े गए हैं कि ये चीजें होंगी। अब उस 20 ठो में से कहीं से 10 ठो प्रमुख प्रावधान को निकाल लिए और कहा जाए कि देखिए बाकी 20 ठो में से फालतू था, 10 ठो मेन है, इसी पे चर्चा कीजिए। तो जब सारे प्रावधान में से केवल महत्वपूर्ण प्रावधान पर ही चर्चा कराई जाती है, बाकी को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे घटक को, ऐसे कटौती को कहते हैं घटकों में प्रावधान। इसमें क्या होता है, केवल प्रमुख बिंदुओं के समूह पर चर्चा करा दी जाती है। समझ में गया? बहुत ज्यादा चर्चा हुआ, खत्म करने के लिए साधारण कटौती। मुख्य बिंदु को निकाल के चर्चा करा दी है तो उसे क्या हो गया, उसे कहते हैं घटकों में कटौती। अब कंगारू कटौती समझिए, देखिए नाम से स्पष्ट है, कंगारू से कूद कूद के चलता है, तो ऐसे कटौती को कंगारू कटौती कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 20 प्रावधान है, तो पहला पे चर्चा कर लिए, 6वां पे कर लिए, 9वां पे कर लिए, 15वां पे कर लिए, 20वां पे कर लिए, तो छोड़ छोड़ के करते जाते हैं चर्चा। बीच बीच में जिसको जो अच्छा लगा कर दिया चर्चा, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दिया। ऐसे कटौती को कंगारू कटौती कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, कंगारू कटौती कहेंगे। कंगारू से स्पष्ट इस तरह से चर्चा करता है, बीच बीच में से छोड़ छोड़ के, तो कंगारू कटौती। समझ में आ गया आप लोगों को? अब बात आते हैं लास्ट में, गिलोटिन कटौती क्या आती है। गिलोटिन कटौती ध्यान से समझिएगा, अब बात समझिए। घटकों में कटौती में कुछ मुख्य बिंदु को ले लिए थे, कंगारू कटौती में कुछ छोड़ छोड़ के लिए थे। चर्चा हो गई, मतदान आने को हुआ, तब तक कोई सदस्य कहा, ए महाराज अध्यक्ष जी, जो आप 14वां टॉपिक छोड़े हैं ना चर्चा के लिए, हमको उसी पे चर्चा करना है। तो जब कभी कोई छूटे हुए टॉपिक पर चर्चा कराना होता है तो उसे क्या कहते हैं, गिलोटिन कटौती। छूटे हुए टॉपिक पर, देखिए सब पे नहीं होगा, किस पे होगा, छूटे हुए बिंदु पर पुनः चर्चा के लिए कौन सा कटौती लग जाता है, गिलोटिन कटौती। समझ में गया? तो ये 4 प्रकार के कटौती है। इन कटौती को आप समझिए, अगर बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है, काट देना कि भैया बहुत हो गया, हटा इसको, अब हटा, बहुत चर्चा कर लिए, तो वो कौन सा हो गया, साधारण कटौती। मेन बिंदु निकालिए, वो कौन सा कटौती हो गया, घटकों में कटौती। छोड़ छोड़ के ऐसे ऐसे किए तो कंगारू, छूट गया फिर दोबारा कहेंगे अरे बाप छूट गया, तब वो कौन सा, गिलोटिन कटौती। समझिए, इसको साधारण भाषा में समझिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के भाषा में समझिए, क्लास में देख रहे होंगे तो क्लास के भाषा में समझाएंगे। देखिए यूट्यूब पे ना कभी कभी कोई वीडियो होता है, कोई आता है, तनी सा टॉपिक बताएगा, ससुरा 1 घंटा दिमाग चाट देगा, लड़का देखते देखते उठ जाता है, कहता दूर ससुरा हटा इसको। 10 आधा घंटा देखा, माथा चाट दिया मास्टर उसका, तो लंबा झेला देता है थोड़ा सा बात को बताने की। तो लड़का क्या कर देता है, साधारण कटौती, देखते देखते उठ गया, हटा देंगे, दूसरा देखेंगे, तो एक के बाद हचाक से हटा दिया, तो कौन सा हो गया, साधारण कटौती। समझ में गया? अब एक होता है घटकों में कटौती। घटकों में कटौती मतलब मेन चीज में उठा लिया। कुछ मास्टर को देखिएगा ना, आएगा तो पहले उसका 2 वीडियो घूमेगा, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, लोगो बनाएगा, उसका
कैसे हैं, ये है, खजवट है, दिनाय है, अच्छा है, सही रही है, चलिए 5 मिनट चौपट करने के बाद बोलता है चलिए अब समय बर्बाद नहीं करते, चालू करते हैं। पगला, तो शुरू में 5 मिनट बर्बाद कर दिया, उस पर कहते समय बर्बाद नहीं करते। तो ऐसे मास्टर का लक्षण विद्यार्थियों को पता होता है, इसलिए उसका चैनल खोलते 10 मिनट भगा देता है, कहता है भगा से सोचा 10 मिनट तो दिमागे चलेगा। तो वो क्या करता है, शुरू में घटक काट देता है, कहता है कि एक 10 मिनट बाद ही चालू होता है। तो उस कटौती को क्या कहते हैं, घटकों में कटौती। समझा क्या, एकदम में उब गया, कादू दिमाग चटले हटा, तो वो कौन सा कटौती, साधारण कटौती। जानता है कि शुरुआत में कचर पचर करेगा, शुरुआत वाला हटा दिया, तो वो कौन सी कटौती, घटकों में कटौती। अब कंगारू कटौती। कंगारू कटौती क्या होता है, कुछ कुछ मास्टर बीचों में तो नौटंकी करने लगेगा, टहलेगा इधर उधर, ठीक है ऐसे ऐसे, तो लड़का कहता है दूर तरीका, तो बीचों बीचों में स्किप कर करके भगाने लगता है, तो भगाने लगेगा बीच बीच में। 2 मिनट बीच में भगाया, फिर थोड़ा सा देखा, फिर देखा कि मास्टर दिमाग चट रहा है, फिर भगाया, फिर देखा कि दिमाग चट रहा है, फिर भगाया, ऐसे करता है। समझ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये जो बीच बीच में भगाता है वो कौन सा हो गया, आपका कंगारू कटौती। अब ध्यान से समझिए गिलोटिन क्या होता है। कभी कभी विद्यार्थी सब स्किप करके भगाने के चक्कर में तनी ज्यादा ही भगा देता है, कहते दूर ससुरा ज्यादा भगा दिए, फिर पीछे कर, पीछे पीछे कर, पीछे कर, तो फिर पीछे ले आके देखता है तो कौन सा हो जाता है, गिलोटिन। समझा गया। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मेरे वीडियो में थोड़ा भी कटौती ना करना पड़े, हम आपको अलग से भी समझ दे देते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। समझा रहा आप लोग, तो ये समझ में आ गया गिलोटिन वगैरह 4 प्रकार की कटौती। अब जब हम आपको बजट पढ़ाएंगे तो एक तो बजट में भी कटौती होती है, 1 रुपए की कटौती, 100 रुपए की कटौती, ये सब वहां हम समझाएंगे। तो यहाँ वो वाली कटौती नहीं है, बजट की कटौती बाद में समझाएंगे। देखिए अब ये कटौती, जितने भी प्रस्ताव हम आपको पढ़ाए हैं, ये प्रस्ताव की चर्चा, ये जितनी भी समितियां बताई हैं, उन सब की चर्चा अनुच्छेद 118 में है। तो यहाँ लिख दिए सभी समिति तथा प्रस्ताव की चर्चा अनुच्छेद 118 में है। आई होप आप प्रस्ताव समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।